क्या है, क्यों आज के दौर में भगत सिंह के नाम को याद किया जा रहा है, और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें कि हम मानते हैं कि जन सरोकार के, जनता के असल मुद्दे हैं जिनको आज उठाए जाने की जरूरत है। इसी मकसद से हम लोगों ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और आने वाले दिनों में इसी मकसद से ये यात्रा निकाली जाएगी। ये बुकलेट हम लोग आज रिलीज कर रहे हैं। मैं कहूंगी अपने साथियों को कि एक बार इस बुकलेट को लेकर हम आप सभी के सामने मुखातिब हैं और आज देश के क्या हालात हैं उसको लेकर भी इस लघु पुस्तिका में पूरी बातचीत है। हमारी मांगे क्या हैं उसको लेकर भी इस लघु पुस्तिका में बातचीत आई है। दोस्तों, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में इसको निकालने वाले कई संगठन हैं। मसलन रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, बिगुल मजदूर दस्ता, नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, और इसके अलावा भी कई जन संगठन हैं, कई यूनियनें हैं जो इस पूरी यात्रा में भागीदार हैं, जो इस पूरी यात्रा को चलाने का काम अपने हाथ में ले रहे हैं। यात्रा 12 मार्च से शुरू होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। हम भारत के अलग अलग हिस्सों में जनता के जो असल मुद्दे हैं उनको ले जाने का काम इस यात्रा के दौरान करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बातें बहुत आम लग सकती हैं कि जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दों की बातें तो आजकल हर कोई करता है, नाम के लिए तो जाहिर तौर पे हर कोई करता है, लेकिन जब लागू करने की बातें होती हैं वो कहीं पर लागू होती हुई दिखती नहीं है। आज अगर हम अपने जिंदगियों के हालात पे नजर दौड़ाएं और अगर इस देश की जो 85% आबादी जो मेहनत मशक्कत करती है, अगर वो अपने जिंदगी के हालातों पर नजर दौड़ाएं तो ये बात कोई जुमला नहीं है, ये बात कोई आप कह सकते हो कि कहने के लिए कही गई बात नहीं है। ये बात 100% सत्य है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का जो पूरा बोलबाला है वो कोई ऐसी आपदा नहीं है, वो भूकंप के समान कोई इस तरीके की चीज नहीं है जिसपे कि हमारा कोई बस नहीं है। हम जानते हैं कि ये तमाम समस्याएं, ये तमाम दिक्कतें एक ऐसी व्यवस्था की पैदावार है जो व्यवस्था मुट्ठी भर धन्ना सेठों के हाथ में है और तमाम चुनावबाज पार्टियां इन्हीं धन्ना सेठों की नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन आज जब भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाली जा रही है तो वो एक ऐसे दौर में निकाली जा रही है जब सत्ता में उस पार्टी का राज है। मैं बात कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि केंद्र में सत्तासीन है। एक ऐसी पार्टी जो संस्कृति की, शुचिता की, राष्ट्रवाद की और सबसे सदाचारी होने का जो ढोंग पाखंड है उसको बखूबी निभाती है। एक ऐसी पार्टी आज सत्ता में है जिस पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे सांप्रदायिक उन्माद और जातिगत जो उत्पीड़न है उसकी घटनाओं की बात हो, इसने पिछले सारे चुनावबाज पार्टियों के और तमाम सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी ये जो हम बुकलेट आज आपके बीच में रिलीज कर रहे हैं, इसमें आज के दौर में किस तरीके से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, 10% से लेकर 150% तक तमाम जो आवश्यक और आप कह सकते हो बुनियादी जरूरतों की जो चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, उनको लगातार महंगा किया जा रहा है, उनको लगातार आम लोगों के हाथ से, उनके कंट्रोल से बाहर किया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं किया जा रहा है बल्कि पूंजीपतियों के लिए तमाम सार्वजनिक जो उपक्रम है उनके रास्ते खोल दिए गए हैं। औने पौने दामों में जो है, जो तमाम सरकारी उपक्रम है उनको बेचा जा रहा है। आप अगर बेरोजगारी की बात करें तो कहां पर तो इस सरकार का यह दावा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल
सृजित किए जाएंगे। और आप अगर लॉकडाउन के बाद से आंकड़ों पर निगाह दौड़ाएं तो लगातार रोजगार कम होता गया है और बेरोजगारी की दर पिछले लगभग 10 सालों में अपने सबसे उच्चतम स्थान पर पहुंची हुई है। ये वो सरकार है जिसने अग्निवीर जैसी योजना लाकर राष्ट्रवाद का जो ये ढोल बजाती हुई इधर उधर घूम रही है, इसने सेना में भर्तियां भी ठेके पर करने का बीड़ा उठा रखा है। यही वो सरकार है जो आज के युवाओं को कहती है, अरे भाई रोजगार तो बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो पकोड़े ही तल लो। ये सरकार हमारी गरीबी का, बेरोजगारी का और जो इस देश की आबादी रोज रोज जो दंश झेल रही है उसका मजाक उड़ाती है, उसका मखौल उड़ाती है। मैं बताना चाहती हूं कि इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जब उनसे पूछा गया महंगाई इतनी बढ़ रही है, प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इस महंगाई और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं प्याज नहीं खाती हूं। और ऐसे स्टेटमेंट्स पर सहसा ही वो घटना याद आती है जो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त फ्रांस की जो आखिरी महारानी थी मैरी एंटुआनेट, उन्होंने कहा था, लोगों ने पूछा ब्रेड बहुत महंगा हो गया है, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे, क्योंकि ज्यादा तौर पे फ्रांस में रोटी नहीं ब्रेड मिलती थी। तो महारानी साहिबा का कहना था, अरे ब्रेड नहीं मिल रही है तो केक खाओ, इफ दे डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक। और हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था, राजशाही का तख्ता पलट हो गया था और जनता ने सड़कों पर इंसाफ किया था। आज जब मोदी सरकार के तमाम नेता मंत्री लोगों की, मेहनत करने वाली आबादी की जो उसकी तकलीफें हैं उसका इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, तो ये चर्चा का विषय नहीं बनती है। चर्चा का ये जाहिरा तौर पे विषय नहीं बनती है। चर्चा का विषय जब हम कहते हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में बीए, एमए, पीएचडी किए हुए नौजवान जो है वो पकौड़े तलने को मजबूर हो रहे हैं, रेड़ी खोमचा लगाने को मजबूर हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई काम छोटा होता है और कोई काम बड़ा होता है, लेकिन जाहिरा तौर पे कामों के बीच में ये फर्क इस व्यवस्था ने ही पैदा किया है। कुछ लोग जाहिरा तौर पे अफसर की तरह उपदेश झाड़ते हैं, ऑर्डर देते हैं, और कुछ लोग मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम करने को मजबूर होते हैं। लेकिन बीए, एमए, पीएचडी, एमफिल किए हुए छात्र छात्राओं को जब ये डिग्रियां लेकर सरकार खुद नसीहत देती है कि ये जॉब्स तो देखो अब सृजित होने से रही, तुम छोटा मोटा कोई काम कर लो, और ये भी तो स्टार्टअप जैसा ही है। तुम किसी सड़क के चौराहे पर खड़े होकर तुम अपना चाट पकौड़ी का एक ठेला खोल लोगे तो ये भी एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप को वो कर लो। लेकिन अगर इस पर आज चर्चा होने लगती है तो गोदी मीडिया हमको कहता है पाकिस्तान में देखो क्या हालात है, पाकिस्तान में देखो क्या हाल हो गया है, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भाई हम पाकिस्तान की जनता नहीं है, हम तो हिंदुस्तान की जनता है, तो हिंदुस्तान के जो मसले हैं उस पर तो बात करेंगे। लेकिन मीडिया की क्या कहें, आप ही का पेशा है, मैं मान के चल रही हूँ कि आप शायद इस पेशे में हो सकता है कि किसी आदर्शवाद से आए हों, लेकिन आज तमाम मीडिया चैनलों की, तमाम मीडिया के जो उपक्रम है उनकी असलियत तो यही है कि वो सरकार के भोपू बने हुए हैं। एक वक्त में दूरदर्शन ये काम करता था, आज तो सारे चैनल्स ही ये काम करते हैं, और करें भी क्यों ना। जब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का ही पैसा इन मीडिया घरानों में लगा हो तो जाहिरा तौर पे बात तो वो इसी की करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये दावा करते हैं कि वो तो भाई भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे, उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, वो तो झोला उठा के चल दिए थे। नहीं, देश का पूंजीपति वर्ग ही उनका परिवार है, और अंबानी अडानी की संपत्ति में जो अकूत बढ़ोतरी इन 8 सालों में, अब 9 साल हो गए हैं, इन 9 सालों में जो हुई है वो ऐसे ही तो नहीं हुई है। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो बताया कि किस तरीके से विशेष तौर पर अदानी समूह को
लेकिन आमतौर पे जो बड़े पूंजीपति वर्ग है, किस तरीके से उनके मुनाफों में बेतहाशा बढ़ोतरी यूं ही नहीं हो गई है, कोई दैवीय चमत्कार नहीं है जिसके कारण ये हुआ है। इसमें मोदी सरकार की पूरी मिली भगत है। और सिर्फ इस भ्रष्टाचार की क्यों बात की जाए, चाहे रफाल का घोटाला हो, उससे पहले व्यापम घोटाला हो, और ऐसे घोटालों में जब वाजपेयी की भी सरकार थी, तो चाहे कारगिल के शहीदों के ताबूत में घोटाला करने से लेकर बंगारू लक्ष्मण जैसे इनके नेताओं के घोटालों में शामिल होने और लिप्त होने की घटनाओं को भी अगर याद किया जाए, तो सदाचार और शुचिता का ढोल बजाने वाली ये सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला किया है। लेकिन आज इस पर कोई बात करे तो जाहिर तौर पे वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, उसे नक्सलवादी घोषित कर दिया जाएगा, उसको देश का दुश्मन करार दिया जाएगा। और फिर इनके पास एक रामबाण नुस्खा सब चीजों के लिए है, मंदिर मस्जिद करो, हिंदू मुसलमान करो, और देश की व्यापक आबादी का ध्यान असली मसलों से भटकाकर, जो उनको रोज बरोज प्रभावित करती है, उनका ध्यान उससे हटाकर इस चीज में उनका ध्यान लगाओ कि राम राज्य कैसे कायम होगा। इस राम राज्य की हकीकत यह है कि 2019 से लेकर अब तक 1.25 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। क्या ये कहीं खबर बनी? क्या इसे किसी मीडिया ने कवर किया? क्या ये फ्रंट न्यूज पर कहीं पर आई? नहीं। इसी देश में मजदूर हड़ताल करते हैं, आंगनवाड़ी कर्मी अपनी हड़तालें लड़ती हैं, वो टर्मिनेट हो जाती हैं, वो अपने न्याय संगत हकों अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरती हैं, तो उनको इसी के लिए प्रताड़ित कर दिया जाता है। लेकिन ये कहीं मीडिया में खबर नहीं बनती है। यही वो सरकार है जो एक तरफ नई शिक्षा नीति जैसा आप ना सिर्फ इसे विद्यार्थी और छात्र विरोधी कदम बताएंगे, बल्कि ये गरीबों के खिलाफ एक कदम है जो पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था का बाजारीकरण कर रही है, उसका कमर्शलाइजेशन कर रही है और उसका कम्युनलाइजेशन कर रही है। एक ऐसी नीति आती है जिसका विरोध भी होता है, लेकिन सरकार इस नीति को वापस नहीं लेती है। इसी दौर में हम देखते हैं श्रम कानूनों में फेरबदल करके 4 लेबर कोड लाए जाते हैं, लेकिन सरकार इसको धड़ल्ले से लागू करती है। और आज अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उन्हें नकली केसेस में, नकली जो है मुकदमों में सालों साल जेल में सड़ा दिया जाता है। चाहे CA/NRC के खिलाफ जो आंदोलन चला हो वो हो, चाहे आप देख सकते हैं कि गौतम नवलखा से लेकर आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग जो तमाम सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, उनको किस तरीके से सरकार प्रताड़ित करती रही है, या तमाम ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, आज सरकार उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ऐसे में आज हमें लगता है जनता के असल मुद्दों पर जनता को संगठित करने की जरूरत है। हम जब ऐसा कहते हैं तो हम भगत सिंह के वारिसों के तौर पर यह बात कहते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत समय पहले ही इस बात को इंगित कर दिया था कि अगर कांग्रेस जैसी समझौतावादी पार्टी जो कि पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करती है, उसके रास्ते से आजादी मिलेगी, तो यही होगा कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, उनकी जगह पर भूरे अंग्रेज काबिज हो जाएंगे। लेकिन अगर भगत सिंह के कुछ कोटेशन हमारी इस बुकलेट में भी, अगर आज अब वो भगत सिंह के कोटेशन पढ़ेंगे और अगर मोदी सरकार आज उन कोटेशनों को पढ़ेगी, तो मैं यकीनन ये बात कहती हूं कि आज भगत सिंह के ऊपर भी मोदी सरकार देशद्रोह का मुकदमा चलाती। अब आप जरा भगत सिंह के इस कोटेशन को ही देखिए। अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है, तो जनता का यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दे या समाप्त कर दे। यह शहीद आजम भगत सिंह का कोट है। अब आप ही सोचिए, आज अगर भगत सिंह ये बात बोल रहे होते
तो मोदी सरकार, भाजपा और संघ परिवार के कारकुन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसे जनता के सपनों से अपने सपनों को जोड़ने वाले नौजवान के साथ ये सरकार क्या करती। इसलिए भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, ये यात्रा आने वाले दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से निकलेगी। 12 मार्च से हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। यात्रा जनता के असली मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का मसला हो। और सांप्रदायिकता के मसले की जब हम बात करते हैं तो एक सच्चे सेक्युलर राष्ट्र या एक सच्चे सेक्युलर राज्य की अवधारणा क्या होगी, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। हमारे इस पैनल में जो बाकी साथी हैं वो इस बात पर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मसला हो या महंगाई का मसला हो, ये वो मसले हैं जो जनता को अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन आज हम किसी भी चुनावबाज पार्टी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जनता के इन मसलों को उठाएगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बसपा, सपा, जदयू, राजद या कोई भी झंडे डंडे वाली पार्टी हो। ये पूंजीपतियों के ही अलग अलग खिट्टों की, उनके अलग अलग धड़ों की नुमाइंदगी करती है। इनका जनता के अधिकारों से, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जाहिरा तौर पे वोट के वक्त इन्हें जनता की याद आती है, इसलिए ऊपर से इन्हें कुछ तो ऐसा चेहरा दिखाना पड़ता है कि लगे कि इनका जनता के साथ कुछ साझा है। लेकिन हमारे देश की आजादी के बाद का 75 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि आज जनता के सामने इन चुनावबाज पार्टियों में से चुनने के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं है। और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जनता को उनके असली मसलों से अवगत कराती हुई, और जनता इन मसलों से वाकिफ है, लेकिन अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में रोजाना की जो लड़ाई, जो रोजाना का संघर्ष है, रोटी जुटाने का, रोजगार जुटाने का, उसमें ही वो इतनी लगी हुई है कि अपने असली मसलों पर कभी कभी ध्यान नहीं जाता है। और कभी कभी इंसानियत की जो रूह है, उसमें स्पिरिट पैदा करने के लिए, जो क्रांतिकारी स्पिरिट है, उसको पैदा करने के लिए, जनता को लामबंद करने के लिए जाहिरा तौर पे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का, और हम खुद को भगत सिंह के वारिस मानते हैं, उनका एक उनकी भूमिका बनती है। लेकिन यह भी उतना सच है, चंद मुट्ठी भर नौजवान, चंद मुट्ठी भर संगठन इतिहास नहीं बनाते हैं, व्यवस्था नहीं बदलते हैं। इतिहास बनाने वाली एक ही शक्ति है, जनता। व्यवस्था बदलने वाली एक ही ताकत है, जनता। अगर वो सोई हुई है, उसे जगाने की जरूरत है, उसे गोलबंद और संगठित करने की जरूरत है। और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा इसी काम को करने के लिए, इसी उद्देश्य के लिए कृत संकल्प है। मैं अपने साथियों को कहूंगी कि हमारी यात्रा से जुड़े हुए अलग अलग मसलों पर भी बात रखें, और हमारी क्या मांगे बनती हैं उनको भी थोड़ा चिह्नित करते हुए मीडिया के साथियों को हमारी यात्रा के उद्देश्यों से अवगत कराएं। मैं साथी योगेश को कहूंगी कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। हेलो साथियों, जैसे हमारे साथी ने बात रखी कि आज बेहद जरूरत है कि इस तरह की जन अधिकार यात्रा लोगों के बीच में ले जाई जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, जिसके अंदर लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति हो रही है। एक तरफ लोग अपने परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लेकिन उन मुद्दों पर बात ना हो सके, उन पर लोग ध्यान ना दें, इसलिए लगातार लोगों को अलग अलग मसलों में फंसाया जा रहा है। तो हमारी जो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा है, इसका एक बेहद जरूरी मकसद है कि लोगों को असली मुद्दे जो है, जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं,
उस पर संगठित किया जाए। और जो पूरे देश के अंदर जो दूसरा एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, अब तो अभी 2024 का की शुरुआत हो चुकी है, किसमें चुनाव की तैयारी भी हो रही है, उससे पहले जो माहौल बनाया जा रहा है वो पूरा जिस तरीके से सांप्रदायिकता और ये सोचे समझी रणनीति है। चाहे अभी राजस्थान के अंदर जो घटना घटी, वो घटना घटी तो वो कोई अनायास घटना नहीं है, वो असल वो कोई और वो सिर्फ कोई हत्या नहीं है। ये असल में जो मौजूदा फांसीवादी सरकार है, इसके तरीके सोचे समझे तरीके से जनसंहार किया जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है ताकि लोगों को जो असली जो समस्या है, जिसमें ये सरकार और ये व्यवस्था जिसके लिए नाकाम हो चुकी है, जब आज लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश के अंदर जो स्वास्थ्य के हालात है, तो जब ये व्यवस्था पूरी तरीके से लोगों को बुनियादी चीजें देने में भी नाकाम हो चुकी है, तो एक नकली दुश्मन खड़ा करके ऐसे मुद्दों को बनाया जा रहा है ताकि असली चीजों को छुपाया जा सके, जो अपनी नाकामी है वो छुपाई जा सके। तो ऐसे में हम लोग समझते हैं, हम अलग अलग संगठन मिलकर ये अधिकार यात्रा इसलिए लोगों के बीच में है कि लोगों को असली मुद्दों पर संगठित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास के अधिकार पे लोगों को संगठित करें, एकजुट करें और लोगों तक चीजों को पहुंचाए कि जो पूरा देश भर के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, ये इसकी जड़ क्या है। हम इससे पहले भी आप देखिए, जितने भी दिल्ली में देश भर में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं, वो दंगे फसाद अपने आप नहीं होते हैं, जो भी वो सारे दंगे फसाद सोचे समझे तरीके से होते हैं। अभी 2020 के अंदर मैं खुद उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, वहां पे भी जो पूरा दंगा हुआ, जिस तरीके से वो पूरा दंगा पूरी रणनीति के तहत हुआ, पूरा प्लानिंग से हुआ, जिस तरीके से वहां पे आज आप सोचिए जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, आज एक छोटी सी बात अभी हम कहते हैं, अभी हम अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात करेंगे तो अभी मीडिया पूरा पुलिस आ जाएगी, ऐसे कैसे बोल दिया मोदी के खिलाफ, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन वहां पर इतनी भड़काऊ भाषण एक दूसरे धर्म के खिलाफ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और कई नेताओं ने दी थी, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहां पे हम भी जानते हैं कि कितने जो बेगुनाह लोग थे, नौजवान थे, चाहे वो गरीब हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो मारे भी गए और जिनको उठाया गया। और आप सोचिए आज भी लोग वहां रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा जिस तरह का माहौल बनाया गया था। और अब ये पूरे देश में तैयारी चल रही है, जो चाहिए ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और ये सब, ये कोई अचानक किया गया, इनको प्रमोट किया जा रहा है इस तरह का माहौल बनाने के लिए, इस तरह के बयान के लिए। तो आज बेहद जरूरत है कि क्योंकि अगर लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों के बीच में असली मुद्दों पे जुड़ जाएगा, तो लोग ये अपनी चाल चलेंगे, ये लोगों को धर्म के नाम पे बांटने और लोगों को नकली मुद्दों पर उठाए रखेंगे। और क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई विपक्षी पार्टी इसके लिए कुछ खड़ी करने वाली, जो आज जिस तरह का माहौल बना रहे हैं सांप्रदायिकता का, उसके खिलाफ कोई पार्टी खड़ी होने वाली है, किसी से उम्मीद नहीं है। पूरा हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी करती है, उसी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस भी करती है, केजरीवाल भी करते हैं और अन्य पार्टियां भी करती हैं, उनसे अलग नहीं है, वो भी यही करती रही है। और आज और फांसी वाली राजनीति आज जिस चरम पे है, उसके लिए कहीं ना कहीं तो पहले जो सत्ता में सरकारें रही हैं वो उसके लिए जिम्मेदार भी है। तो ऐसे समय पे हम लोग मानते हैं जो तमाम प्रगतिशील संगठन है वो इसको लेकर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, लगातार 1 महीने सड़कों पर होंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, लोगों को इसको जागरूक करेंगे, असली मुद्दों पे एकजुट करेंगे। और जो बात हमारे साथी कह रहे थे कि हम कहते हैं कि सही सच्ची धर्मनिरपेक्षता क्या है। सच्ची धर्मनिरपेक्षता कोई सर्वधर्म स्वभाव नहीं होती कि नहीं सभी धर्मों को मिला के रखो, सभी धर्मों का सम्मान करो। इस तरह की जो नकली धर्मनिरपेक्षता बहुत सारे चुनाववाद पार्टियां लेके घूमते रहते हैं, उससे जो ना फांसीवाद का कोई असर पड़ता है, ना जो सांप्रदायिकता होती है उसके है। उसके लिए सब जरूरत है कि हम ये मांग भी कर रहे हैं कि कानून, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी धर्म के अपने बारे में कोई भी बयान, कोई भी बात वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कहेगा। इस पे ये कानूनन रूप से अपराध होना चाहिए। वो व्यक्तिगत रूप से क्या मानता है क्या नहीं मानता है उसकी अपनी, लेकिन वो जब सार्वजनिक अगर वो राजनीतिक रूप से व्यक्ति है, वो किसी भी धार्मिक बयान को नहीं कहेगा। ये बंद होना चाहिए, तभी आप कम से कम हो सकता है कि लोगों के बीच में एक सांप्रदायिक जो माहौल बनाया जाता है उस पर रोक लग सकती है। उसके साथ ही हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर के अंदर
आज हम लोग जो इस मुहिम को लेकर जाएंगे, लोगों के बीच में बताएंगे कि जो पूरा ये दंगे फसाद की राजनीति जिस तरह से लोग बांटने का काम करते हैं, और हम कहते हैं कि असल में जो आम लोग हैं वो आम लोगों के, हमारे गरीब मेहनत लोगों की एक ही जमात है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में अपने मेहनत करने वाले लोगों की हमारी कुछ मांगे बनती है, जो मांग है कि हमको सबको एक समान शिक्षा और सबको रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, जो हम ये मांगे भी उठा रहे हैं। इसके अंदर सबको पक्के तौर पर रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा पूरे तौर पर होनी चाहिए। तो इन मांगों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों का मुख्य मकसद यही है कि आज जो इस तरह का जो माहौल बनाया जाए, इसका पर्दाफाश किया जाए, और जो सही अपनी मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम जाए, और मांगे भी तो हमारे साथी अपनी बात है हमारे साथ। जैसा कि साथी ने बताया, इस पूरी यात्रा का मकसद अगर भगत सिंह के शब्दों में कहें तो आज देश भर में जिस जड़ता की स्थिति है, उसको तोड़ने के लिए, लोगों के रूह में क्रांति की स्पिरिट को फिर से ताजा करने के लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है, ताकि देश भर में लोगों को सचेत किया जा सके, अपनी मांगों, अपने हकों के प्रति उनको जागृत बोलबंद किया जा सके। तो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की जो मांगे हैं, मैं उस पे एक एक करके बात रख रही हूँ। सबसे पहली मांग है कि रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। सरकार भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करे और हर व्यक्ति को पक्के रोजगार की गारंटी मिले। साल के 365 दिन काम मिलना चाहिए, और अगर सरकार काम नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता, कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो खाली पदे हैं सरकारी, आज तो पहले ही सारी भर्तियां धीरे धीरे खत्म कर रही है सरकार, लेकिन जो बचे कुचे सरकारी पद है उस पर जल्द से जल्द भर्तियां की जाए, निजीकरण पे तुरंत रोक लगाया जाए। इसके अलावा अभी जैसा कि आप सबको पता ही है, अग्निवीर योजना के तहत जिस तरीके से सेना में ठेका पे भर्तियों की योजना सरकार बना रही थी, उसको तुरंत खत्म किया जाए और पुरानी जो पेंशन थी उसको बहाल किया जाए। इसके अलावा अभी जो 4 लेबर कोड्स आए हैं, उन 4 लेबर कोड को तुरंत रद्द करने की हम मांग कर रहे हैं, और जो बचे कुचे श्रम कानून पहले से मौजूद थे उनको सख्ती से लागू किया जाए। 8 घंटे कार्य दिवस का कानून, उसको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा यूनियन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने के अधिकार को और तमाम जो सुरक्षा प्रावधान होते हैं फैक्ट्रियों और कारखानों में, उसको तुरंत सख्ती से लागू किया जाए। और जो रेगुलर बेसिस के काम है, जो नियमित प्रकृति के काम है, उसमें से ठेका प्रथा खत्म की जाए। महंगाई जो आज देश भर में भयंकर 2014 के बाद से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उनसे हम परिचित ही हैं। महंगाई पर नियंत्रण के लिए जो जमाखोरी और भविष्य व्यवहार में सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए तुरंत सख्त कानून बनाया जाए, और जिसके तहत जमाखोरी को तुरंत अपराध घोषित किया जाना चाहिए। और जो बुनियादी सेवाएं हैं, बुनियादी वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। सरकार तमाम शिक्षा से लेकर चिकित्सा और रोजगार, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको अपने हाथ में ले, निजीकरण का तुरंत खात्मा हो। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार बनाने की हम मांग कर रहे हैं। बच्चा हो या किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर से आने वाला बच्चा हो, हर किसी के लिए एक जैसे स्कूल, एक जैसे शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये एक बेहद जरूरी मांग है जो हम जन अधिकार यात्रा के तहत उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और नई शिक्षा नीति 2020 कुछ और नहीं है, पूरे शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण और भगवाकरण करने का एक नीति है जो मोदी सरकार 2020 में लेकर आई है, और तमाम प्रतिरोध के बाद भी उसको खुलेआम लागू किया जा रहा है। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी पूरे विश्वविद्यालयों में बनाई जा रही है, जिसके तहत अब सरकार फंड नहीं करेगी इन तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप अपनी
फीसें बढ़ाएं और जो विश्वविद्यालयों के खर्चे हैं वो उससे जुटाए जाएंगे। पे आने वाले समय में शिक्षा बेहद महंगी होने वाली है और आज हो भी गई है। कोई आम घर से आने वाला इंसान अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने का सपना और डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना तो कतई नहीं देख सकता है। तो ये बात आज बेहद जरूरी है। नई शिक्षा नीति के साथ साथ रद्द होने के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था हर किसी के लिए होनी चाहिए और निःशुल्क और एक समान होनी चाहिए। और जैसा कि साथी योगेश ने भी कहा कि जो सांप्रदायिकता का पूरा माहौल आज देश भर में फैलाया जा रहा है और एक तरफ तो कुछ लोग ये बात करते हैं कि सर्व धर्म संभाव होना चाहिए, सारे धर्म एक समान है, लेकिन ये बात भी उतनी ही नकली है क्योंकि इससे किसी भी तरह से सांप्रदायिकता का खात्मा नहीं होने वाला है। अगर असल में हम चाहते हैं कि इस देश में ये जो धर्म के नाम पे बंटवारे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इसको खत्म करना है तो सबसे पहले धर्म और राजनीति का पूर्ण विलगाव होना चाहिए, विच्छेद होना चाहिए। तमाम राजनीतिक पार्टियों से लेके जो नेता मंत्री ये बयान देते हैं कि भाई आज देश भर में लोग जब बात करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, काम करने को दिया जाए, तो बताया जाता है कि दूसरे धर्म के लोग तुम्हारा रोजगार खा रहे हैं। और इस तरह के जो तमाम बयान, जैसा दिल्ली में भी हमने देखा जब CNRC का पूरा आंदोलन चल रहा था, तो किस तरीके से भाजपा के नेता और तमाम अन्य पार्टियों के नेता भी लगातार लोगों को बांटने का काम, उनके बीच फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का काम कर रहे थे। तो सबसे पहले ये तो एक दंडनीय अपराध होना चाहिए कि कोई भी नेता, मंत्री या कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह का बयान दे, वो तुरंत उसके अपराध घोषित किए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा तमाम जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल कॉलेजेस से लेके हॉस्पिटल, आज जाएंगे तो पुलिस स्टेशन तक में मंदिर बन रहे हैं। इन तमाम जगहों से जो सरकारी विभाग है, ये जो धर्म के प्रतीक है, उसको तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जनता द्वारा चुनी हुई जन कमेटियों का उस पर देख रेख होना चाहिए, पब्लिक ऑडिट और जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए और जनता की जो कमेटी बनेगी वो यह सुनिश्चित करेगी तमाम जगहों पे निगरानी रखे। और इसके अलावा जो आवास का अधिकार है, आवास का अधिकार भी मूलभूत अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए और जाहिर तौर पे हर तरह के स्त्रियों के साथ जो होने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव होते हैं, उसको किसी भी रूप में हम मानते हैं वो गलत है, वो समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हम 10वीं मांग कर रहे हैं वो यह है कि गरीब व मझोले किसानों के लिए बीज, खाद, बिजली आदि पर सब्सिडी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और जो अमीर वर्ग है, जो अमीर है, उनके लिए विशेष टैक्स लगाए जाने चाहिए। हाँ, एक गांव में मनरेगा के तहत काम की सरकार काम देती है, साल में 100 दिनों की गारंटी होती है, लेकिन सिर्फ आदमी 100 दिन तो जिंदा नहीं रहता है, साल में 365 दिनों के काम की गारंटी मिलनी चाहिए। जो हम बात भी कर रहे हैं बस नेगा होना चाहिए, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होना चाहिए। और धार्मिक व जातिगत जो इस तरह के लोग हैं जो वैमनस से भड़काने का काम करते हैं, आज देश भर में हिंसा व मॉब लिंचिंग के जरिए किस तरीके से एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर आज मोदी सरकार जो अपना वर्चस्व बनाने का काम कर रही है, इस तरह की तमाम हिंसा को आतंकवादी और गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों पे तुरंत कार्रवाई करके उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो आज के लिए ये मांगे थी, और कोई बात है तो साथी विशाल ऐड कर सकते हैं। नौजवान भारत सभा से हमारे बीच साथी विशाल हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, इस पूरा ये जो यात्रा की घोषणा आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इस घोषणा का आज महत्व क्या है ये हमारे साथी बता चुके हैं।
नौजवान भारत सभा की ओर से भगत सिंह के विचारों को मानते हुए, उनकी विरासत को अपनाते हुए, उनके जिन बातों का जिक्र इस बुकलेट में भी हमने किया है, उनको लोगों तक ले जाने की अब बेहद जरूरत है। जो बुनियादी मांगे अभी साथी प्रियंवदा ने बताई, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, जिसके आंकड़े भी हमने इस पूरे बुकलेट में दिए हैं, और खासकर अभी जितने बड़े स्तर पे छटनी हुई है, यहाँ पे सिर्फ ट्विटर जैसी जो कंपनियां हैं, जो इंजीनियरिंग की होड़ लगी हुई है हमारे देश में, जिस देश में इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही एक अच्छे रोजगार की निशानी हो, वहां पे इंजीनियरिंग सेक्टर की ये पूरी लिस्ट पेज नंबर 7 पे आपको मिल जाएगी। उसमें इतने 50% तक छटनी की गई। दूसरे ओर ये पूरा जो रोजगार देने का वायदा था, जो अच्छे दिन का शोर था, आपको कहीं सुनाई नहीं देता है, वो गुम हो गया है, वो शब्द भूल गए हैं सारे बीजेपी के नेता। पूरा इनका आईटी सेल को उनका सामूहिक स्मृति भंग हो गया है, वो अच्छे दिन की बात भूल गए हैं, और रोजगार की बात जो उन्होंने 2 करोड़ कही थी पूरे इनके 8 साल के कार्यकाल में, यहाँ पे हमने ये पूरा आंकड़ा भी दिया है पेज नंबर 8 पे। 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन में से केवल 7.22 को नौकरियां मिली। मतलब कि 1 करोड़ का आंकड़ा भी छूने में इनको आने वाले 10 साल, जो ये कह रहे हैं कि अब हम भी आने वाले 50 साल रहेंगे शासन में, वो पूरा भी दे दिया जाए तब भी ये कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा ही साथ रहेगा। उसके इधर जो बात उठाते हुए ये लोग आए थे सत्ता में, जिस कांग्रेस के परिवारवाद का शोर मचाते हुए आए थे, और जो साथी शिवानी ने कहा भी कि असल में मोदी जी का परिवार ये अडानी है, ये अंबानी है। वो अडानी जिसकी संपत्ति 1 साल में 2 गुना से ज्यादा हो जाती है, जो विश्व के 3रे नंबर का अमीर बन जाता है, और जिसका परिवार उसके पूरे अंपायर में घुसा हुआ है, जिसका भाई बाहर के शेल कंपनियों से उनके स्टॉक के दाम बढ़ाता है। उनका पूरा परिवार अमित शाह का बेटा है, जिसकी संपत्ति नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद तीर से ताड़ हो जाती है। यह है उनका परिवार। अमित शाह का वो बेटा जो बीसीसीआई का हेड है, क्रिकेट का मतलब जानकार होगा बहुत बड़ा, हमने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो वीडियो वगैरह सर्कुलेट कीजिए। ये पूरी की पूरी बात, जो वायदे थे वो वायदे एकदम, मतलब उसमें कोई भी शक नहीं बचा, पहले से जितने नंगे थे। अब सरकार में 8 साल के बाद कुछ भी नहीं बचा, उनकी नंगाई की तस्वीर चारों तरफ है। मीडिया में वो खबरें हैं, जो भी बचे कुचे चैनल है, जो भी आपके जैसे कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, कुछ ब्लॉग करने वाले स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके तहत भी जितनी खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, बहुत सारी खबरें दबा दी जाती है बेशक, पर जितनी बाहर भी आ रही हैं, उतनी खबरों का जिक्र भी काफी है इनकी पूरी असलियत बताने के लिए। पर ये सारा छुपाने के लिए जो बात साथी योगेश ने भी कही, लगातार दंगे, लगातार धार्मिक उन्माद, और धार्मिक उन्माद और वो सारे मुद्दे, चाहे वो गो मांस और बीफ का मुद्दा हो, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे दोगलाई की हद पार करते हुए भी ये लोग बोलते हैं। इनका मेघालय का बीजेपी का जो ये अर्नेस्ट मवारी, इनके मेघालय के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये हरियाणा में जो धर्म पंचायतें हो रही हैं, जिसमें ये अनाउंसमेंट किया जाता है, और वहां पे सरकार द्वारा कानून बना के पुलिस के साथ इन गो सेवकों को, जिसके बारे में कभी कभी मोदी जी को सत्संग देते हैं कि ये रात में तो चोरी चकारी करते हैं और सुबह गोभक्त बन जाते हैं, इनको सरकार के साथ अटैच किया जाता है। और अभी जो घटना हुई है भिवानी में, जहां पीट के मारा गया, और इससे पूरी व्यवस्था, जो भी साथी प्रियंवदा भी बात कह रही थी कि पुलिस स्टेशन से लेके पूरा ये जो न्याय का तंत्र है, कानून का तंत्र है, वहां धर्म ऐसे घुसा हुआ है कि लोग, पुलिस और ये व्यवस्था उस पर एक्शन ही नहीं लेती, और उसमें जो पुलिस के अधिकारी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। यूपी में जो इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस को, उनको मार दिया गया, वो दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो पूरी आज सच्चाई है, इसके
लिए ये पूरी सच्चाई सबके सामने है, पर इस पूरी सच्चाई को शोर के जरिए, मीडिया के पूरे तंत्र के शोर के जरिए ढाका जाता है, बंद किया जाता है। और इसीलिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की, और ये आज जो हम लोग यात्रा की घोषणा कर रहे हैं, ये घोषणा एक आह्वान भी है इस देश के तमाम नौजवानों से कि वो अब निकले घरों से, और ये जो सच्चाई उनके सामने है, जिसको देख के बहुलांश नौजवान आबादी देर सवेर ये सच्चाई जान चुकी है। खासकर नौजवानों की बड़ी आबादी जो पिछले 3-4 साल में, चाहे वो पूरा नोटबंदी के बाद बेरोजगारी और खासकर कोविड का दौर, कोविड के दौर में जो हालत मची, उसकी भी हमने एक पूरी मांग कि स्वास्थ्य का अधिकार लोगों का अधिकार होना चाहिए। निःशुल्क और निःशुल्क और समान स्वास्थ्य व्यवस्था सबको मिलना चाहिए। और ये सच्चाई तो हम सबके सामने है। यहाँ जितने प्रेस के भी साथी बैठे हैं, सबके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग कोविड में बेमौत मारे गए और उनको बचाया जा सकता था। ये जो आपदा इतनी बड़ी हुई, जिसमें कि गंगा में लाशें बही, जिसमें कि गंगा के किनारे रेतों में दफनाई गई लाशें, शमशान घाट कम पड़ रहे थे, उसमें हमारे अपने लोग मरे। और वो इसलिए मरे हैं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जर्जर बनाया गया है। लगातार प्राइवेट अस्पतालों का एक तंत्र खड़ा किया गया है, सरकारी अस्पतालों को ढीला खराब करके, और फिर एक आम राय मीडिया के द्वारा बनाई जाती है कि सरकारी अस्पताल में तो काम नहीं होता है, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो चुस्त दुरुस्त काम होने लगेगा। तो चुस्त दुरुस्त काम यही होता है कि मरने के बाद भी ये प्राइवेट अस्पताल वेंटिलेटर पे 3 दिन रखते हैं और बिल बनाते हैं, और बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से आपको वो बिल थमाते हैं और लाखों का रुपया मिलते हैं। वो पहले भी होता रहा है, कोविड के दौर में भी होता रहा है। इसलिए आज ये जिम्मेदारी बनी, जो भी लोग इस चीज को समझते हैं, अगर वो अब भी बैठे रहेंगे, इस चीज का इंतजार करेंगे कि कल को कुछ होगा और चीजें बदल जाएंगी, कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा। ये सारे जो लफबाजी करने वाले नेता हैं, जो सड़कों पे उतर के भारत के अंतरात्मा तलाश रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना। उनको भी जब मौका मिलता है तो वो यही करते हैं। उनको भी ये सारी पार्टियां, कांग्रेस का पूरा कार्यकाल हमारे सामने है। तो इसीलिए आज इस देश के नौजवानों के नाम यहां से हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि इस भगत सिंह जन अधिकार यात्रा से जुड़े 23 मार्च इस यात्रा को हमने इसी कालखंड में रखा है। 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है, और आज 100 साल पूरे होने वाले हैं कुछ ही साल बाद। आज भगत सिंह को मानने वाले, भगत सिंह के लिए दिल में इज्जत रखने वाले हर नौजवान की ये जिम्मेदारी है कि इस अभियान में शामिल हो। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो भगत सिंह की तस्वीर ना रखें अपने पास, वो भगत सिंह के विचारों को भी अपने पास रखें और उन विचारों को पढ़े, जाने और लोगों तक पहुंचाने की इस मुहिम में शामिल आए। लोगों के बुनियादी अधिकारों को लड़कर हासिल करने की इस मुहिम में आए। और ये जो जन अधिकार पदयात्रा है, ये कोई पहली पदयात्रा नहीं है। इसमें जो हमारी पहली मांग ही है, भगत सिंह नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट की बसनेगा की मांग, उसके कई सारे चरण हम चला चुके हैं। और इस मांग को आज एक महत्वपूर्ण मांग बनाने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। और वो आंदोलन किसी चुनावबाज पार्टी, किसी बड़े नेता मंत्री के नेतृत्व में नहीं होगा। वो आंदोलन सच्चे मायने में एक जन आंदोलन होगा, लोगों के नेतृत्व में होगा, उन नौजवानों के नेतृत्व में होगा जो भगत सिंह के विचारों को मानते हैं। तो ये जन अधिकार यात्रा, इस पूरे अभियान, इस पूरे मुहिम की शुरुआत है। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। बाकी मीडिया के जो साथी हैं, उनके सवाल जवाब का सत्र शुरू करेंगे हम लोग। तो उन सबसे अपील है कि इस पूरी यात्रा में शामिल हो, और नौजवान भारत सभा और भी तमाम छात्र संगठन और भी तमाम प्रगतिशील संगठन जो इस अभियान में शामिल है, उनसे जुड़े और इस पूरे अभियान को पूरे देश भर में। साथियों, मैं बस एक ही अंतिम बात जोड़ना चाहती हूँ, उसके बाद हम सवाल जवाब का सत्र शुरू करेंगे। जैसे बीजेपी एक वो पार्टी है जो राष्ट्रवाद का और अंध राष्ट्रवाद का, इसका बहुत इस्तेमाल करती है। और हमने पिछले
2014 से लेकर अब तक के तो कार्यकाल में देखा ही है, लेकिन उससे पहले भी ये पार्टी जब जब सत्ता में आई है तब तक इसने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। अभी हाल ही में भी जो अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो पूरा खुलासा हुआ, और अडानी ने किस तरीके से, विशाल ने भी बताया कि अपने ही रिलेटिव्स के, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि है क्या ये पूरा मामला, मतलब अपने ही रिश्तेदारों के नाम से शेल कंपनियां बनवाकर विदेशों में जो टैक्स हेवन्स होते हैं उसके जरिए अपनी ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करवाया, शेयर्स के रेट बढ़ाए और फिर अकूत ऋण लिए, बड़े बड़े बैंक से भी लिया। और आपको मैं बताना चाहती हूँ एसबीआई से लेकर पीएनबी, जिसमें आपके भी खाते होंगे, और एलआईसी, इन सब का पैसा खूब लगा है। अब ये सरकार आश्वासन दे रही है अरे कुछ होगा नहीं, कोई तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। हम जानते हैं कि इससे पहले भी कई सारे बैंकों के साथ क्या हुआ, और जो बैंकों में जिनके अकाउंट्स थे वो किस तरीके से रोडों पे आ गए थे। लेकिन बड़ी एक ताज्जुब की बात है, अडानी के साथ ऐसा हुआ तो अडानी ने कहा कि ये इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है, ये साम्राज्यवादी साजिश है, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है ये हिंदुस्तान को फिर गुलाम बनाने की कोई साजिश करे, और अचानक इनको राष्ट्रवाद का हुआ सवार हुआ। इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ऐसी कोई बड़ी क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट्री नहीं थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने जो बताया वो उससे पहले ही हिंदुस्तान में बहुत सारे जो प्रो पीपल जर्नलिस्ट थे उन्होंने वो खुलासे कर दिए थे। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने तो ये भी नहीं अभी बताया कि बीजेपी का, मोदी का, संघ परिवार का जो बड़ी पूंजी है, बड़े पूंजीपति वर्ग है, उनसे क्या रिश्ते, क्या गोरख धंधे चल रहे हैं, इसका भी कोई खुलासा नहीं है उसमें। लेकिन चलिए, फिर भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने एक आदमी पर फोकस करते हुए नरेंद्र मोदी का जो राइज हुआ, पूरे बीजेपी और संघ परिवार का जो स्ट्रक्चर है उसमें, गुजरात की पॉलिटिक्स में और फिर नेशनल पॉलिटिक्स में, उसको एक वो बनाते हुए उन्होंने वो किया। लेकिन इस सरकार को ये भी नागवारा है, ये भी उनसे नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस पर भी बीजेपी ने क्या लुकमा उछाला, बोला कि ये भी इंग्लिश मीडिया द्वारा, ब्रिटिश मीडिया द्वारा हमारे देश के लोगों को भरमाने की साजिश है, ये कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी है। तो एक अब सवाल ये उठता है, ये कौन सी पार्टी है, ये कौन से लोग हैं जो राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं? ये वो लोग हैं जिनका आजादी के पूरे संघर्ष, पूरे के पूरे आंदोलन से जो पूरा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हमारे देश की जनता ने लड़ा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ये वो लोग थे जो मुखबिरी कर रहे थे, ये वो लोग थे जो माफीनामे लिख रहे थे, और ये वो लोग हैं जो आज सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद पर ढोल बजा रहे हैं। और अडानी पर हमला राष्ट्र पर हमला कैसे हो गया, या नरेंद्र मोदी पर हमला राष्ट्र पर हमला कैसे हो गया? लेकिन पूंजीपतियों के लिए राष्ट्र मतलब पूंजीपति ही होते हैं। तो कभी कभी ये इतनी नंगई से जो पूरा ड्रामा चलता है, जो एक पूरा स्पेक्टिकल है, जो पूरा एक तमाशा है, बुर्जुआ पॉलिटिक्स, जो पूंजीवादी दल ये पॉलिटिक्स करते हैं, और जिस पॉलिटिक्स के खेल में बीजेपी इस वक्त शिरोमणि स्थान ग्रहण की हुई है, इसमें कभी कभी ये सच भी बोल देते हैं। ये जनता को बताना चाहते हैं राष्ट्र तो हम ही है, बीजेपी राष्ट्र है, अडानी राष्ट्र है। लेकिन हमने तो हमेशा यही जाना था, समझा था कि देश कागज के टुकड़े पर बना हुआ कोई नक्शा नहीं है, देश देश के लोग बनाते हैं। तो इसलिए ये सारी बात क्यों हम यहां पर जोड़ना जरूरी समझते हैं? क्योंकि आज जिस तरीके का नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उस नैरेटिव को भी एक्सपोज करने की जरूरत है। जो उन्माद की एक पूरी लहर चलाई जा रही है, उस उन्माद की लहर को उसको काटने की जरूरत है, चीरफाड़ करने की जरूरत है, क्योंकि उसके पीछे इनकी असली सच्चाई है। इनका देश में रहने वाले लोगों से, उनके संघर्षों से, आजादी की लड़ाई से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है, और आज भी इनके
काले कारनामे इसी चीज की बानगी है, इसी चीज को बताते हैं। मीडिया के साथियों के लिए अब मंच खुला है, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके जवाब हम देंगे। ये 12 मार्च से आप पद यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से शुरू करेंगे या अलग अलग स्थानों पर? अलग अलग स्थानों पर एक ही साथ शुरू होगी। 12 मार्च को हमने होली के बाद, पहले हमने सोचा था हम 27 फरवरी से शुरू करेंगे, चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस से, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हुआ और उसके बाद हम 12 मार्च से कर रहे हैं और 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल तक भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास के एक बहुत बड़े मनीषी, एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी और जन सरोकारों से जुड़े हुए एक हस्ती राहुल सांकृत्यायन, ये उनका 9 अप्रैल और 14 अप्रैल को जन्म दिवस और जो उनका स्मृति दिवस है वो पड़ता है। उसी पर हम लोग यात्रा को उस समय तक चलाते हुए तब समापन करेंगे, क्योंकि ये वो विरासत है जिससे आज देश की जनता को अवगत कराने की जरूरत है। आज हमें बताया जाता है कि हमारे आइडल्स, हमारे हीरो हीरोइंस, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज या जो फिल्म अदाकार और ये सब है, ये जो हैं वो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, या फिर जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, चुनावबाज पार्टियों के मदारी होते हैं, इनको बताया जाता है कि ये जनता के आइडल्स हैं। लेकिन जनता के आइडल्स तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी हैं, राहुल सांकृत्यायन जैसे लोग हैं जिनकी विरासत को आज हमें ना सिर्फ याद करने की जरूरत है, बल्कि जो उस पर धूल और मिट्टी की एक चादर लंबे समय से बिछाई गई है सचेतन तौर पे, उसको भी हटाने की जरूरत है। और इसीलिए हमने ये दिन चुने हैं। विशाल ने भी बताया कि 23 मार्च को भी हमारी यात्रा, उस दिन भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। लेकिन हाँ, कई राज्यों में ये एक ही साथ चलेगी, किसी एक पॉइंट से नहीं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन तमाम राज्यों में एक ही साथ चलेगी और 12 मार्च से 14 अप्रैल तक। भगत सिंह जी का फोटो आम आदमी पार्टी ने अपने सभी दफ्तरों में लगा कर दिया और आपने कहा कि भगत सिंह का असली वारिस है। भगत सिंह का असली वारिस होने का दावा तो आम आदमी पार्टी नेता लोग भी कर रहे हैं। उनके असली वारिस होने का दावा तो बीजेपी वाले भी करते हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो इस रेस में बहुत बाद में आए हैं। दावा तो बहुत कोई करते हैं ना। अभी तो ये भी हो सकता है, कुछ लोग तो इसलिए भी वो कर रहे हैं कि भगत सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कोई इसके लिए भी संघर्ष कर सकता है कि संसद के भीतर जो है भगत सिंह का एक पुतला खड़ा कर दिया जाए। इनमें से एक भी पार्टी या एक भी व्यक्ति क्यों नहीं भगत सिंह के विचारों पर बात करता है। भगत सिंह की फोटो तो देखने में अच्छी लगती है, हर कोई रखता है। हम तो ट्रक और ट्रैक्टर के पीछे भी देखते हैं, फिर आऊंगा, याद रखना, इस तरीके की फोटोज होती हैं। मेन बात तो यह है ना कि आप विचार क्या है उसको छुपा रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी अच्छा एक तरीका होता है कि आप एक कल्ट बिल्डिंग करो, जानबूझ के ऐसी कल्ट बिल्डिंग करो, हीरो वर्शिपिंग करवाओ कि वो फिगर लार्जर देन लाइफ बड़ा लगे और आपको ये लगे कि वो आपसे बहुत दूर है और आपकी पहुंच से भी बहुत दूर है और आप कभी उसके विचारों, कभी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भगत सिंह के विचारों की बात क्यों नहीं करते। हमारे यूनिवर्सिटी और स्कूल के करिकुलम और सिलेबस में भगत सिंह के विचारों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। हमारी तो ये भी मांग है, भगत सिंह के दस्तावेजों को यूनिवर्सिटी के करिकुलम में, स्कूल्स के करिकुलम में इंट्रोड्यूस कीजिए। क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा उनका वो था। अभी नई शिक्षा नीति के तहत पूरा भगवाकरण हो रहा है, तो केजरीवाल सरकार भी सहमत है उससे। तो बिल्कुल भगत सिंह को इंट्रोड्यूस करें सिलेबस में, भगत सिंह के लेखों को इंट्रोड्यूस करें। तो भगत सिंह का नाम लेवा तो बहुत लोग हो सकते हैं। भगत सिंह की आप बात कर रहे हो, क्रांतिवीरों की आप बात कर रहे हो, परंतु अभी भी जो सरकारी दस्तावेज है उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जी। क्या इसके लिए भी आपको अपनी इस यात्रा में वो जोड़ना नहीं चाहिए था कि ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल, ये मुद्दा भी हम उठा रहे हैं, लेकिन देखिए ये मुद्दा भी उनके विचारों के जरिए ही उठाया जा सकता है। जब तक जनता ही नहीं जानेगी कि भगत सिंह जो सिंबल है वो किस चीज के लिए खड़ा है, जब तक जनता को यही नहीं पता होगा। आज ये बात सच है, नहीं पता है। इतना मोटा कलेक्टेड वर्क है भगत सिंह का, हम में से कितने लोगों ने भगत सिंह को पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है।
हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम को बताया ही नहीं जाता है बचपन से। जाहिरा तौर पे एक शहीद के तौर पे भी भगत सिंह को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बहुत टाइम तक तो उनको सिर्फ टेररिस्ट। लेकिन ये बात सच है, भगत सिंह ने खुद अपनी पुरानी लाइन का क्रिटिसिज्म किया था कि हम भी इस सोच से ग्रस्त थे कि चंद मुट्ठी भर इनकलाबी देश की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन भगत सिंह के विचारों में भी एक तब्दीली आई है ना। अब 23 साल का वो नौजवान कितना कुछ जान पाता, कितना कुछ समझ पाता, लेकिन उनकी वो विचार यात्रा भी देखने समझने लायक है। कोई शुरू से ही मतलब उस इनकलाबी के तौर पे तो नहीं थे या वैसे विचारक तो नहीं थे, उनका भी एक ग्रोथ हुआ और वो ग्रोथ भी पूरी तरह से फलीभूत हो पाता उससे पहले ही उनकी शहादत हो गई। तो ये मसला है, लेकिन ये मसला बेसिकली उनके विचारों से ही जुड़ा हुआ है। अगर कोई साथी और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हो। हम लोग ना मतलब वैसे यात्रा से जुड़ी हुई बात है, और जो आपकी बात भी है कि हम लोग इस पूरी यात्रा के दौरान, जैसे हम दिल्ली की बात अगर करें, वैसे तो देश भर में ही होगा, तो हम 10 एक बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसे आपने बताया 23 मार्च को भी दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, तो उस प्रोग्राम में हम लोग अपनी सारी बात तो रखेंगे, भगत सिंह के विचार क्या थे, भगत सिंह किस लिए लड़ रहे थे और भगत सिंह की पूरी विरासत क्या थी, उस पर भी हम बात रखेंगे वहाँ पे। और हम लोग ये 10 प्रोग्राम है, तो अभी आप लोगों के कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, तो 10 प्रोग्राम कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम भी होंगे दिल्ली में, जिसमें हम 23 मार्च पे जैसे हम खजूरी में कर रहे हैं, करावलकर में कर रहे हैं, बवाना में, शाहबाडी में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े प्रोग्राम भी होंगे इस यात्रा के दौरान बीच में, तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। उसमें भगत सिंह के विचारों को और पूरे जो हम लोग जिन मांगों को ले जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और मतलब सिर्फ इसलिए मतलब ये पूरी बात जो सच ने कही कि इस यात्रा के दौरान तो करेंगे हम, पर हम लोग अपने आप को विरासत, भगत सिंह की विरासत का वारिस मानते हैं। और सिर्फ मानते नहीं, उनके लेखों को ये आम आदमी पार्टी बीजेपी नहीं पहुंचाएगी, पर हम लोग गली मोहल्लों में, बस्तों में ये किताबें भर के, भगत सिंह के खत और लेख भर के घर घर खटखटा के घरों तक जाते हैं, लोगों तक वो विचार पहुंचाते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी RWPI, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी इस मुहिम में शामिल है। मजदूरों, गरीब किसानों को संगठित करने की पूरी आप कह सकते हैं परियोजना से जुड़ी हुई पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, कोई एस्टैब्लिश पार्टी नहीं है, लेकिन वो जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो जन संगठन है, यूनियंस हैं, छात्र संगठन जैसे प्रियंवदा दिशा छात्र संगठन से जुड़ी हुई है, उनकी प्रवक्ता हैं, नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए हैं विशाल, RWPI से जुड़े हुए हैं साथी योगेश, मैं दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की यूनियन बिगुल मजदूर दस्ता से जुड़ी हुई है। तो ऐसे तमाम संगठन है। लेकिन जाहिरा तौर पे अब कोई ये भी कह सकता है कि अभी तो एक यात्रा राहुल गांधी जी भी निकाल रहे थे क्या? हाँ, हम अभी आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये सवाल तो आएगा ही आएगा कि ये उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, और हाँ। आप लोग जैसे बता रहे हैं आप सामाजिक संगठन, तो किस तरह से इतनी बड़े आप कार्य योजना कैसे सफलता तक ले जाएंगे, जनता तक ले जाएंगे? आप कोई पहले साथी जो भी जवाब देना। मैंने तो इसी अपनी बात में इशारा भी किया था, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये जो यात्राएं कर रही हैं, वो उनके लिए अभी तक वो आत्म मंथन, कुछ बोधि वृक्ष के नीचे जाके बोधि ज्ञान प्राप्त करने का पूरा जो माहौल भी था, और इसीलिए राहुल गांधी जी को अभी बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो यात्रा कर रहे हैं, और वो भेष भी सन्यासी की तरह बना के यात्रा में पूरा विजुअली भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और तरह तरह की ऐसे एकदम जादुई बातें करते हैं कि मुझे ये कुछ एहसास हुआ, ये हुआ। पर ये तो बात, ये हम लोग राहुल गांधी के करने से पहले 2020 में जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था, जिस वक्त दिल्ली में 21-22 जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे और देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, और उन प्रोटेस्टों को इस्तेमाल करके बीजेपी लगातार जब कर रही थी कि ये मुस्लिम जो है वो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं, तब हम लोगों ने जन सत्याग्रह पदयात्रा निकाली थी पूरे दिल्ली भर में। 16 फरवरी से निकल के पूरे दिल्ली भर में ये बात उन प्रोटेस्ट के बाहर दिल्ली के लोगों तक लेके गए थे कि ये लड़ाई असल में ये जो जाति धर्म का बंटवारा को तेज किया जा रहा है, ये उसको रोकने की लड़ाई है, और इस तरह के किसी भी कानून से देश के सबसे ज्यादा जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो प्रभावित
होंगे। और उसका एग्जाम्पल असम में जो हुआ, एनआरसी का जो प्रयोग वहां पे हुआ, वो साफ साफ उसको दिखाता है। तो ये यात्रा हम लोग पहले भी निकालते रहे, बाकी और साथी भी बात रखते हैं। मैं एक ही बात जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने की बात कर रही है। ये भारत कौन है? भारत में तो सब है ना। भारत में पूंजीपति वर्ग भी है, धनी किसान भी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स भी आ जाएंगे, व्यापारी भी आ जाएंगे, और भारत में इस देश की मेहनतकश आबादी भी है। हिंदू मुसलमान भी आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। अब वो जिस भारत को जोड़ना चाहते हैं उसमें बेसिकली क्या है, वो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग को ये मुगालता पालने की नसीहत दे रहे हैं कि मैं आप दोनों के हितों को जोड़ना चाह रहा हूं। वो हित जुड़ते नहीं। हमारी यात्रा तो खुद कह रही है, ये जन अधिकार यात्रा है, ये जनता की यात्रा है, ये पूंजीपतियों की यात्रा नहीं है। तो राहुल गांधी को इस वक्त अडानी अंबानी से परहेज है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से परहेज है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में उन्हीं की गहलोत सरकार ने अडानी से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी लिया है, और राहुल गांधी ने कहा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं। तो आप किस मुंह से मोदी सरकार को गालियां दे रहे हो? क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले वक्त में उन्हें अडानी अंबानी की जरूरत पड़ेगी, और अडानी अंबानी भी इतने बेवकूफ नहीं है, सबके इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में। लेकिन अभी भी बीजेपी उनकी नंबर 1 चॉइस है। क्यों? क्योंकि बीजेपी वही काम बहुत ही तानाशाहाना तरीके से, बहुत ही रोड रोल करने वाले तरीके से कर सकती है जो कांग्रेस नहीं कर पाती है। हम तो चाहे हमारा बस चले तो हम सब तक ही पहुंचने वो करें, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास वैसे फंड्स नहीं है जैसे फंड्स किसी भी चुनावबाज पार्टी के पास होंगे। ये टोटली जनता के दम पे चलने वाली एक मुहिम है। तो जाहिरा तौर पे हमारा स्केल उतना बड़ा नहीं होगा, उतना व्यापक नहीं होगा जितना इनका होता है। ये बड़े बड़े वो कैंटर्स लेकर चल रहे थे, कंटेनर्स लेकर चल रहे थे, हम वो नहीं कर सकते, हमें भी पता है। लेकिन कभी कभी जो मीलों लंबी यात्रा होती है ना, उसकी शुरुआत भी पहले कदम से होती है। और हमें ये पता है कि क्रांतिकारी ताकतों को कभी इस वजह से फौरी तौर पे उन्हें कोई सेटबैक लग सकता है, फौरी तौर पे वो उतने बड़े पैमाने पर चीजें नहीं कर सकते जितने बड़े पैमाने पे पूंजीवादी दल या उनके पैसे से चलने वाले संगठन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी तमाम मुहिमों को जनता ही जिलाती है। जो क्रांतिकारी ताकतें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे अपने क्रांतिकारी कामों को अंजाम देते थे? उनको कोई पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास तो नहीं स्पॉन्सर कर रहा था। उस टाइम भी पूंजीपति तो थे ही। बिरला और टाटा उस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, भगत सिंह को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी बात ले जा रहे थे, तो हम भी अपनी बात ले जाएंगे। जाहिरा तौर पे हम किसी चुनावबाज पार्टी से, किसी फंडिंग एजेंसी से, किसी पूंजीपति घराने से, किसी एनजीओ से और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। ये बात तो आम आदमी पार्टी है, पार्टी बनने से पहले अगर केजरीवाल कई सारे दावे करते हैं। नहीं, केजरीवाल ने कभी ये दावा नहीं किया था कि वो पूंजीपतियों से फंड नहीं लेगा। आम आदमी, पहली बात है, आम आदमी में आम आदमी था, औरत भी गायब थी। चलिए अगर हम अभी इसको भी किनारे कर दें, ये आम आदमी शब्द ही वर्ग से ऊपर उठा हुआ शब्द है। आदमी क्या है? कौन सा आदमी? अब आम तो कोई भी हो सकता है। आज तो दो ही वर्ग है। हाँ, नहीं, आज तो अडानी अंबानी के बरक्स वजीरपुर का जो वजीरपुर का जो पूंजीपति है, जो यहाँ का छोटा इंडस्ट्री, वो कहेगा मैं आम हूं, वो खास है, हम आम है। ये आम क्या होता है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बातें कभी कभी बड़ी पिटी पिटाई लगती है, लेकिन समाज जिन तबकों में बटा है उसमें कुछ लोग हैं जो मलाई चापने का काम करते हैं, जो ऑर्डर देने का काम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मेहनत मशक्कत करते हैं, जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं। ये वही कभी कभी कुछ बातें ये वैसी हो जाती है कि अरे ये कौन सी बात हो गई, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, ये सब तो सब फेल हो गया था, पुराने जमाने की बातें हैं, रूस में देखा क्या हुआ, चीन में देखा क्या हुआ। लेकिन जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी क्या दावा कर रही थी और वो क्या कर रही है, वो और उस जो हम कर रहे हैं उसमें मतलब काफी फर्क।